इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, मैंने फॉर्म भरा था। अब उस एग्ज़ाम में को अपीयर हूँ, उस एग्ज़ाम को देने जाऊँ या उस एग्ज़ाम को देने नहीं जाऊँ। एक ऐसी स्थिति बनती है जिससे हर स्टूडेंट या कहें कि स्टूडेंट कई बार ये इस स्थिति का सामना करता है। और ऐसी स्थिति अगर बार बार आती है, एक बार आई, फिर दोबारा हो गया, फिर तीसरी बार आ रहा है, तो इसका समाधान क्या करें? और अगर पहली बार है तो इसका समाधान क्या करें? जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक विशेष टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक से स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ। और जो स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होता है तो उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद वो स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और उन स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को एंडोर्स करते हैं कि हाँ सर, उस समय आपने राय दी और हमें आज इस मुकाम को हासिल हुआ। तो समझते हैं इस वीडियो में कि दो बातें यहाँ पे होती हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक कन्फ्यूजन होता है और दूसरा इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका इलाज क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या होंगे। कन्फ्यूजन को समझते हैं। यहाँ पे हम इस स्थिति में हैं कि एग्ज़ाम वर्सेज कन्फ्यूजन की पोजीशन में हम आ गए हैं। एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है क्या सिलेबस है, कब है, उसका डेट क्या है, उसका सेंटर कहाँ है, सब चीज़ें आपको मालूम है क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के और एग्ज़ाम के डेट में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पे तीन संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा था, बट आज आपकी स्थिति पूरी तरह से अलग है। पूरी तरह से अलग है का मतलब कि आज आप अलग काम कर रहे हैं, 100% आप अलग काम कर रहे हैं जिस जॉब के लिए, जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया था, और आप वहाँ 100% वर्क भी कर रहे हैं, यानी कि आपका टाइम 100% जा रहा है। तो आप उस एग्ज़ाम को छोड़ दें क्योंकि आप 100% अलग काम में लगे हुए हैं, अलग आपकी एक्सपर्टी बन रही है, तो आप छोड़ दें। अब सवाल उठता है कि सर क्यों छोड़ दें? इसलिए छोड़ दें कि जहां आप 100% दे रहे हैं वहां आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं, और किसी भी एक एक्सपर्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाने की ज़रूरत कभी नहीं होती। या फिर एक संभावना ऐसी भी होती है, जो सोसाइटी का जो वीकर सेगमेंट है वहाँ पर एक सर्वाइवल की स्थिति आती है कि सर बहुत आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं, तो मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, यानी कि सर्वाइवल के लेवल पे आप हैं और उस एग्ज़ाम से आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ सकता है। तो भी मैं कहूँगा कि उस एग्ज़ाम को छोड़ दें, क्योंकि सर्वाइवल जो है वो दो रूपों में काम आता है। एक तो फाइनेंस के मैटर में काम आता है। अच्छे शहर में एक बड़ी सुविधा के साथ वो रह रहा है और वहाँ पे वो अपना फाइनेंशियल मैनेज कर रहा है, तो उसको दूसरी जगह पे नहीं जाना, क्योंकि सर्वाइवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सपर्टी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वाइवल है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल पहली सीढ़ी है एक्सपर्टी की। सर्वाइवल दो सिचुएशन में आता है। एक तो फाइनेंस के मैटर में आता है कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उस स्थिति में आप घर के लिए एक हिम्मत के काम में लगे हुए हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को छोड़ दें। कन्फ्यूजन आपका जेन्युइन है, कन्फ्यूजन है ही नहीं, यानी कि आपको छोड़ना है। दूसरा कि आपका हेल्थ आपकी बिल्कुल साथ नहीं दे रही, हेल्थ इतनी ख़राब है कि आप उठ के अपीयर नहीं हो सकते, तो भी आप छोड़ दें। एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि हम 50-50 हो जाते हैं कि हम दूसरा काम भी कर रहे हैं और ये वो काम भी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम में हमें जाना था। तो 50-50 स्थिति बहुत खतरनाक है। आप इमीडिएटली एक साइड हो जाएं, या तो आप अलग काम में चले जाएं, वो हो सकता है एक्सपर्टी का रास्ता हो या सर्वाइवल का हो, या फिर आपका जो डिजायर्ड जॉब है उधर चले जाएं। इस स्थिति में कोई निर्णय नहीं हो सकता और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि आपको एक तरफ जाना ही होगा। अब तीसरी स्थिति जो आती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके सामने सिचुएशंस जनरेट होती हैं, तो हम क्या करें? अब देखिए, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, यानी कि सोच समझ के एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, यानी कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की यानी कि आप सिमिलर वर्क कर रहे हैं। जिस एग्ज़ाम में आपने फॉर्म भरा है वही काम आप अब कर रहे हैं। पहले मैंने कहा था 100% अलग वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि ऐसे समझो कि एक आदमी स्टूडेंट है, वो मैकेनिक बन गया, यानी कि पूरा दिन वो मशीन पे काम कर रहा है, तो वो अलग हो गया। बट वो स्टडी से ही संबंधित काम है, तो वो सिमिलर काम है, उसकी 100% रिलेवेंस भी है और उसका फील्ड भी सेम है। तो आपको एग्जाम में जाना है। इसके पीछे आप समझें कि दो हेडिंग हम समझेंगे।
एक तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा और दूसरा हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, जो मेरी करंट सिचुएशन के बारे में समझना। एग्ज़ाम के बारे में आपके ध्यान से समझिए कि मोटे तौर पे 3 ही प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक तो आपका जीके या रीजनिंग होगा आपका, या मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने कहा कि यस आपका एग्ज़ाम अपीयर होना ही है, ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है, तब उसके बाद ये इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को जानते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में एक तो जीके और रीजनिंग होती है, या फिर आपका सब्जेक्ट होता है, या फिर आपका इंटरव्यू हो, या सब्जेक्ट में आपके मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंटरव्यू में सब्जेक्ट और जीके कुछ भी आ जाता है। और फिर रिटर्न एग्जाम की बात है, वहाँ पे सब्जेक्ट और जीके रीजनिंग ये 2 चीज़ें मोटे तौर पे आती हैं। आप एक चीज़ बताइए, आपका दिमाग में कन्फ्यूजन यूँ आया कि सर तैयारी नहीं है। आपको अगर आज से इमेजिन करेगा, आज आपको पता हो कि 100 दिन बाद या कि जितना दिन आपको चाहिए उतने दिन बाद आप एग्जाम की डेट आप रख लें, क्या आप उस दिन 100% आप ये कह सकते हैं कि हाँ आज मेरी 100% तैयारी, मेरे 100% आ जाएंगे? नहीं कह सकते। और एक सवाल करिए खुद से, कौन सा दिन होगा जब मैं यानी कि मेरी तैयारी 100% हो जाएगी, वो भी जीके में, वो भी सब्जेक्ट में, वो भी रीजनिंग में? आप कहेंगे ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। तो जब कोई दिन नहीं आएगा तो हमें एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है। अब फिर सवाल है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब दूसरे स्टेज पे चलते हैं, यानी कि दूसरी सिचुएशन पे, कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर तैयारी नहीं है, सर अभी मैं दूसरी स्टडी कर रहा हूँ, अभी मेरी तैयारी नहीं है। तो यहाँ पे हमें तैयारी नहीं है को समझना है। तैयारी नहीं है, ओके तैयारी नहीं है, बट आपको ये मालूम है, आप जानते भी हैं कि आपके दिमाग में आपका अब तक का जो सब्जेक्ट है, जो आपकी जीके है, जो आपका रीजनिंग है, वो 70% तो आपके दिमाग में पड़ा ही है, जिसको आप भूले ही नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है कि भूल गए। एक उदाहरण मैं दूंगा, साइकिल चलानी आपने कब सीखी थी, और बहुत सालों से आप साइकिल नहीं चला रहे हैं, फिर भी आपको साइकिल चलानी आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बचपन में सीखी थी, आज आपको आ रही हैं। जो वो चीज़ें जहाँ पड़ी है ना माइंड के जिस हिस्से में, ऐसे ही आपका जीके भी पढ़ा है, ऐसे आपका सब्जेक्ट पढ़ा है, ऐसी रीजनिंग पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। अब दूसरा है कि तैयारी होना नहीं होने से ज़्यादा एक स्टेट में आके, यानी कि एक स्टेज में आके ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस एग्ज़ाम देने से मुझे बेनिफिट क्या होगा और मुझे नुकसान क्या होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेनिफिट, आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो बेनिफिट की मैं बात करूं पहले कि आपने फॉर्म भरा है, आप ही ने भरा है, और आप सोच समझ के ही तो भरते हैं फॉर्म। आपको आज भी डेट मालूम है, सेंटर सब कुछ मालूम है, यानी कि आपका इंटरेस्ट तो अभी भी है। और एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा माइंड है ना, इसका एक रूल है कि ये बिना बेनिफिट का कोई काम करता नहीं। बेनिफिट हो सकता है एक सोशल अप्रूवल में हो सकता है, एक समय के रूप में हो सकता है, या एक मनी के रूप में हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आप पास हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी, और जो आपको ज़रूरत है, आपके मदर्स को, फादर को, आपके पेरेंट्स को ज़रूरत है, आपके एक सोशल स्ट्रक्चर में आपको ज़रूरत है। वो चीज़ें आपको एक बार आंखें बंद करके ज़रा सोचिए कि इस एग्ज़ाम में मैं पास हो गया या पास हो गई तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, देखना है। लॉस जो है, 3 ही लॉस सामान्य तौर से देखे जाते हैं। एक तो पैसे का। अब आपको एग्ज़ाम दे के आने में अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है जिससे आप भरपाई नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए। या टाइम आपका इतना जा रहा है कि एग्ज़ाम 2 घंटे का, 2 दिन का, 10 दिन का, इस तरह से, तो टाइम इतना जा रहा है जिससे आप रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि मान लो आपको एग्ज़ाम दे के आने में 3 दिन लग रहे हैं, 1 दिन जाने के, 1 दिन एग्ज़ाम का, 1 दिन आने के, तो 3 दिन में आप इतना काम कर लेंगे कि आपको आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो आप छोड़ सकते हैं। इतना नहीं होता। और दूसरा एक ध्यान रखिएगा, एक माइंड का दूसरा नियम भी है मेरा। मान लो 2 दिन आपकी स्टडी नहीं हुई, कोई गेस्ट आ गया किसी काम से, तो आप ध्यान से देखना कि वो 2 दिन की जो पढ़ाई है, वो का जो कमी है, वो आप लॉस जो है उसको रिकवर कर लेते हैं। अगले 2 या 3-4 दिन में आप उसको रिकवर भी कर लेते हैं। ये माइंड का नियम है।
अगर पैसा इतना सा है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। समय आप इतना है कि 2 या 3 दिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती है तो भी आपको ये देखना है कि आपको लॉस और बेनिफिट कितना है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एग्ज़ाम देने से आपका अगर कोई सोशली नुकसान हो रहा है या सोशल रेपुटेशन आपका नेगेटिव जा रही, डाउन जा रही है, तो भी आप छोड़ सकते हैं। बट आप याद रखिएगा, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप जैसे स्टूडेंट से आता है कि मैं देने जाऊं या नहीं जाऊं, उस समय हम उस मुकाम पे खड़े होते हैं कि खोने को कुछ नहीं होता, हमारे पास खोने को ज़्यादा कुछ नहीं होता है जिससे हमारा बड़ा नुकसान, बट हमें पाने का बहुत कुछ होता है। जब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बेरोजगार हैं, हम नया जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास बहुत बड़ा सेगमेंट सिक्योर होता है। बाकी कुछ इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ 2 दिन 3 दिन खराब होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, इन्वेस्ट होते हैं, बट इसको ख़राब भी मान लें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे हम रिकवर ना कर सकें। यानी कि खोने को कुछ होता ही नहीं है और कुछ ना कुछ बड़ा ही होना होता है। अगर उस एग्ज़ाम में हमें कामयाबी मिल गई तो अब हमें कन्फ्यूजन कहाँ है। तो अब यानी कि 3 चीज़ों को देखना है कि तीनों में आपको लॉस कहाँ है और बेनिफिट किधर है, और दोनों लॉस और बेनिफिट को जब आप रखेंगे तो आपको रास्ता अपने आप ही सामने होगा। अब अगर फिर भी ऐसी चीज़ है, अगर फिर भी आपकी ऐसी चीज़ है, तो मैं आपको सॉल्यूशन तरफ आप एक काम करें। आपको पहला काम ये करना है कि ये स्थिति पहली बार आई है तो आप सोल्व कर लेंगे। अगर स्थिति बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो आपको काम करना है कि आपको इसका लॉस और बेनिफिट को एक इमेजिनरी मानसिक जो हमारा तराजू उसमें रखना है। एक साइड में आप इसके वो रखिए कि आप सक्सेस हो गए तो क्या क्या मिलने वाला है, और एक साइड वो रखिए कि कल का मुद्दा भी नहीं है एग्ज़ाम देने जाने से, क्योंकि कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, देने जाने से आपके कौन कौन से नुकसान हैं, और डेफिनेटली आपके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी स्थिति बार बार आ रही है कि 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 3 लगातार आ रही है, तो आप किसी अच्छे काउंसलर से कंसल्ट करें। और मेरे अनुभव से मैं NLP के पर्सन को रिकमेंड करूंगा, आप किसी NLP के जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे आप कंसल्ट करें। क्यों कि आपके साथ बातों ही बातों में इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल देते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन होता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक